हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, ये हमारा एपिसोड 6 रहेगा। अब कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े। जैसे अभी हम इंडियंस हैं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और 28 स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है हम लोग। प्लस उसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग लैंग्वेजेस है। तो हम सबको ऐसी कौन सी चीज है जो एक साथ जोड़ती है? हम सभी इंडियंस जो है, क्या ऐसी चीज है? हमारी नेशनल फीलिंग, देश के प्रति देशभक्ति की भावना हमें कैसे जागृत होती है? इन सभी को बोलते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो हम ये देखेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी के अंदर ऐसी क्या नेशनल फीलिंग्स डेवलप हुई जिसने लोगों को आपस में जोड़ा। आज भी हम लोग, जैसे अगर सपोज कीजिए कि अगर चंद्रयान 3 की सफलता है या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, तो हम सब गर्व महसूस करते हैं। कोई भी इंडियन टीम अगर किसी मैच के अंदर जीत जाती है या कोई मेडल लेकर आता है इंडियन, तो उसके अंदर हम सबको कितनी खुशी मिलती है। तो हम सब एक धागे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग होते हुए भी। तो ये जो फीलिंग है 19th और 20th सेंचुरी के अंदर कैसे डेवलप हुई, वही इस टॉपिक के अंदर समझाया हुआ है। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो उस वक्त दो ऐसे रीजन्स थे जिन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा। पहला रीजन, सबका दुश्मन एक, ब्रिटिशर्स। सबका एक ही मकसद था, हमें चाहिए आजादी अंग्रेजों से। तो एक यूनाइटेड स्ट्रगल जो है वो उनकी पहली रीजन बन गई आपस में जोड़े रखने के लिए, क्योंकि सबका दुश्मन ब्रिटिशर्स थे। सेकेंड पॉइंट जो जोड़ने वाला था वो थी हमारा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर्स, फोक टेल्स, ये सब कल्चर, ये सब जोड़ने वाली जो हमारी दूसरा रीजन था। तो यहां पर हम जो ये दूसरा वाला रीजन है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, इसमें ये 4 पॉइंट्स है। एक तो द इमेज ऑफ भारत माता, दूसरा फोकलोर एंड फोक सॉन्ग्स, तीसरा जो हमारा फ्लैग डेवलप हुआ हम सबको जोड़ने के लिए, और चौथा है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हमारा ग्लोरियस पास्ट, उसके बारे में लोगों ने जाना था। तो वन बाय वन देखते हैं इन सभी स्टेप्स को। सबसे पहली जो बात आती है वो है इमेज ऑफ भारत माता। तो जिस तरह से यूरोप के अंदर जर्मनी ने और फ्रांस ने अपनी एलिगरी डेवलप की थी, जैसे जर्मनी की जर्मेनिया हो गई, फ्रांस की मरियान हो गई, जो हमने पढ़ाई था लास्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसी तरह इंडिया की एलिगरी बनी द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज जो थी वो हमारी एलिगरी बन गई। सबसे पहले भारत माता की इमेज जो है वो डेवलप की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, और उन्होंने भारत माता के लिए एक सॉन्ग भी लिखा जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम। और इसको अपने एक फेमस नोवेल में इंक्लूड किया उन्होंने, जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। दैट द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड इट वाज इंक्लूडेड and the song, national song also was created by Bankim Chandra and it was included in his famous novel आनंद मठ। अब उसके बाद भारत माता की जो पिक्चर है उसको पेंट किया सबसे पहले अभिंद्रनाथ टैगोर। अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की इमेज को पेंट किया, पिक्चर बनाई इसकी 1905 के अंदर। और इस पिक्चर की खास बात क्या थी, इसमें जो भारत माता वो एक एसेटिक फिगर को रूप में दिखाई गई। एसेटिक मतलब संत, एसेटिक का मतलब होता है संत। तो भारत माता को एक संत के रूप में दिखाया गया। आप देख सकते हो ये पिक्चर जो है संत के रूप में दिखाई गई है आपकी बुक के अंदर। और इसमें भारत माता काम, कंपोस्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल, एक संत की जितनी भी क्वालिटीज होती है वो सब कुछ है उनके पास। प्लस वो अपने 4 हाथों से हमें अलग अलग तरह की चीजें दे रही है। एक में अनाज है, एक में कपड़ा है, एक में किताब है, एक में माला है। इस तरह से एक पूरे संत की इमेज बताइए। और एक देने वाला, संत का क्या है, आशीर्वाद देते ना संत, ऐसे। तो भारत माता की इमेज है एक देने वाली की इमेज में। ठीक है, तो इस इमेज ने हम सबको जोड़ा। प्लस भारत माता की फिर और इमेजेस बनती गई। जैसे एक इमेज में भारत माता को दिखाया बहुत पावरफुल हाथी, शेर और हाथ में त्रिशूल, इन सब के साथ भारत माता की एक पावरफुल इमेज दिखाई। जिस तरह जर्मेनिया को दिखाया गया अलग अलग यूरोप में, वैसे ही भारत माता की भी अलग अलग इमेजेस बनती गई। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो नेहरू जी की पिक्चर, जहाँ पे उन्होंने भारत माता की तस्वीर को अपने पास सीने से लगा के रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ पहला सेंस हुआ कलेक्टिव बिलोंगिंग का। अब दूसरा, ठीक है, दूसरी बात आती है फोकलोर एंड फोक सॉन्ग्स।
ये फोकलोर और फोक सॉन्ग्स मतलब लोक कथाएं, लोक संगीत, इन सब ने भी हमको जोड़ा। कैसे? इट प्रोवाइड्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ आवर ट्रेडिशनल कल्चर। ये हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर था भारत का, उसका एक ट्रू पिक्चर देने वाली चीज साबित हुई। तो नेशनलिस्ट ने क्या किया? दे रिकॉर्डेड फोक टेल्स। उन्होंने जितने भी फोक टेल्स है उन सबको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। दैट वर सung by bards and toured villages to collect them। गांव गांव जाते थे और वहां से जो बार्ड्स मतलब चारण जो पहले गाया करते थे, जो लोक संगीत लोकगीत है, इन सब का इन्होंने कलेक्शन किया। अब इस कलेक्शन के अंदर दो नाम फेमस आते हैं। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल के अंदर ये कलेक्शन किया, जितने भी वहां पे राइम्स है और बलाड्स है, इन सबको कलेक्शन किया रविंद्रनाथ जी ने, और बताया कि कितना बंगाल का जो कल्चर है वो बहुत ग्लोरियस कल्चर था। और उसके बाद मद्रास में ये काम किया नटेशा शास्त्री जी ने। नटेशा शास्त्री ने तमिल फोकटेल्स का कलेक्शन किया और इन्होंने एक बुक बनाई, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये फोकटेल्स हो गई दूसरी बात जो कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस डेवलप करे। अब तीसरा जो आता है वो है फ्लैग, झंडा। जो भारत का झंडा डेवलप होने लग गया था, जिसे लेकर लोग लड़ाइयों के अंदर साथ ही जाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन हो, उसके अंदर उस झंडे एक झंडा जो है एक सिंबल बन गया था इंडियन फ्लैग का। तो झंडा पहले जो आज ये फ्लैग है वो नहीं था। झंडा कौन सा बना? सबसे पहले झंडा बना बंगाल के अंदर, और बंगाल में ट्राई कलर था, बट इसके ट्राई कलर में 3 कलर्स कौन कौन से थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो कलर, प्लस इसमें 8 लोटसेस, 8 तो कमल के फूल दिखाए। ये किसका रिप्रेजेंटेशन था? दे वर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 प्रोविंसेस। ब्रिटिश सरकार ने 8 प्रोविंसेस के अंदर इंडिया को डिवाइड कर रखा था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, इसलिए इसमें 8 लोटस दिखाए गए। प्लस हिंदूस और मुस्लिम्स दोनों को दिखाने के लिए इसमें क्रिसेंट मून का यूज किया गया, जो रिप्रेजेंट करता था हिंदूस एंड मुस्लिम्स को। तो ये पहला फ्लैग बना बंगाल के अंदर और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरा फ्लैग जो बना वो 1921 में गांधी जी ने बनाया, जिसमें गांधी जी के स्वराज के फ्लैग में क्या था? इसमें भी ट्राई कलर थे, बट इसमें कलर अलग थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। जो गांधी जी शांति प्रिय थे तो उन्होंने इसके अंदर व्हाइट कलर यूज किया। प्लस इसमें इन्होंने जो बीच में स्पिनिंग व्हील, आज तो अशोक चक्र है, बट उस वक्त इन्होंने इसके अंदर डाला था स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का रिप्रेजेंटेशन था सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भरता, कि भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर है, हम खुद स्वयं अपना काम कर सकते हैं, स्वयं हम अपने देश के ऊपर राज करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया फ्लैग। चौथा पॉइंट जो था कलेक्टिव बिलोंगिंग का, वो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब जो नेशनलिस्ट थे, जो देशभक्त लोग थे, वो क्या करने लगे थे? हिस्ट्री को संभालने लग गए थे, हिस्ट्री देखने लग गए थे इंडिया की, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री एक बहुत ग्लोरियस पास्ट था इंडिया का। तो यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री को संभालना शुरू किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स सॉ इंडियन एज बैकवर्ड्स एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को सोचते थे कि ये बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है एंड इनकेपेबल टू गवर्न देमसेल्व्स, और अगर हम इनको छोड़ के चले जाएंगे तो ये बेचारे अपना देश नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए नेशनलिस्ट ने जो हिस्ट्री देखी और उसमें क्या डिस्कवर किया? दे डिस्कवर द एंशिएंट ग्लोरीज एंड अचीवमेंट। अगर हम बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, तो ये हमने जो एंशिएंट ग्लोरीज और अचीवमेंट्स कैसे हासिल की? चाहे कोई भी फील्ड हो, आर्ट, आर्किटेक्चर। आज आप देख लो, ताजमहल ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही बना था। अगर आप आयरन पिलर देखो मेहरौली का, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज तक उसमें जंग नहीं लगा लोहे के अंदर, तो ये सब कुछ क्या हुआ? ये सब ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही बने थे। साइंस एंड मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट जी ने 0 दिया था इन पूरे वर्ल्ड को, तो ये मैथमेटिक्स में हम तो बहुत एडवांस थे। ठीक है, साइंस जो एस्ट्रोनॉमी और जो तो साइंस के अंदर जो एस्ट्रोनॉमी है वो भी इंडिया के अंदर डेवलप थी पूरी तरीके से। जंतर मंतर जो है अगर आप देखो तो वो अंग्रेजों के आने से पहले ही लग रखा था, जिसके अंदर हम पूरी सोलर प्रेडिक्शन कर सकते थे। फिर क्राफ्ट्स एंड ट्रेड के अंदर इंडिया व्यापार के अंदर बहुत ही नंबर 1 था। इंडिया और चाइना 2 ही तो कंट्रीज थी सबसे पहले, यूरोप तो बाद में डेवलप हुआ है ट्रेड के अंदर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलप था, लॉ एंड फिलोसफी के अंदर इंडिया डेवलप था। आज जो भारत का दर्शन है वही सबसे पूरे देश में माना जाता है। प्लस योगा हमने दिया यहाँ से, इंडिया से। तो ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें इन्होंने संभाली और बताया कि हमने देखकर बताया हिस्ट्री को कि जब हमारा इतना ग्लोरियस पास्ट है तो ये ब्रिटिशर्स नहीं तो आके हमारे इस पास्ट को खत्म किया और हमें आज बैकवर्ड और प्रिमिटिव बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का टॉपिक यही पूरा होता है, जिसमें हमने इन चारों चीजों को डिस्कस किया।
प्लस आप देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक जी की पिक्चर, जिसमें उन्होंने एक फ्रेम बनवाया है और उस फ्रेम में अलग अलग धर्म के जो सिंबल्स है उनका यूज किया है, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हो मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, गुरुद्वारा है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल्स का यूज करके मतलब एक तरह से लोगों को आपस में जोड़ने की बात थी ये। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप जानते हो गांधी जी ने दो बड़े मूवमेंट लॉन्च किए थे इससे पहले, एक तो खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, और दूसरा आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस सब में हमने पढ़ा कि किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्यों गांधी जी ने उन मूवमेंट को वापस लिया था। अब इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जस्ट पढ़ा ही है कि अब इंडियंस के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देशभक्ति की जागृत होने लग गई थी बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। अब भारत माता की जय के नारे लगाए जाने लग गए, झंडे लेकर जो लोग हैं वो उतरने लगे थे आंदोलनों के अंदर, और वंदे मातरम सॉन्ग गाया जाने लग गया था हर जगह। फिर अब क्या कंडीशन होती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट होता है 1939 के अंदर। अब 1939 में युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नेताओं के लाख मना करने के बावजूद सबको युद्ध की आंख में झोंक दिया, मतलब इंडिया को युद्ध के अंदर झोंक दिया जबरदस्ती। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के आफ्टर इफेक्ट्स हम देख ही चुके हैं कितना बुरा रहा था वो अनुभव, और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर वापस इंडिया को झोंक दिया गया। अब होता क्या है, तो जबरदस्ती तो अब कोई कितना काम करवा सकता है, तो आखिर में जाके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया के। तो क्रिप्स मिशन जो था उसने क्या किया, वही लॉलीपॉप हमें पकड़ाई वापस नए रैपर के अंदर। कैसे, तो उसने ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे एंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आपको मौका देंगे जिसमें आप अपने हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हो। तो ऑब्वियसली इंडियन लीडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या होता है, द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन और जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट्स है उसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट हो गया इंडिया के अंदर, लोगों के अंदर अब असंतोष हो गया, अब ब्रिटिशर्स को झेलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। तो यहीं पे गांधी जी को एक मौका नजर आया, मार दिया चौका। ही लॉन्च ए मूवमेंट फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब इन्होंने कह दिया ब्रिटिशर्स इंडिया खाली करो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसकी सबसे पहले इन्होंने रेजोल्यूशन रखा, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन वर्धा मीटिंग। तो वर्धा के अंदर एक मीटिंग हुई 14 जुलाई 1942 के अंदर, और यहां पर जो हिस्टोरिक क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, अब यहां पे रख दिया इन्होंने रेजोल्यूशन। फिर 8 अगस्त 1942 के अंदर बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जहां पे पूरे देश के नेता आके बैठे और वहां पे दे एंडोर्स द रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन वर्धा मीटिंग में पास हुआ था इस पे इन्होंने अपनी छाप लगा दी, मतलब अब ये पूरे इंडिया के अंदर ये मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, विच कॉल्ड फॉर ए ऑल इंडिया लेवल नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। तो पूरे इंडिया लेवल के ऊपर नॉन वायलेंट रहेगा ये मूवमेंट, एक मास स्ट्रगल होगा, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से हम लड़ेंगे। ठीक है, और यहीं पे गांधी जी ने अपनी फेमस स्पीच दी, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, अब या तो देश के लिए आपको कुछ करना है और नहीं तो आपको अपनी जान तो देनी ही है देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, अब इट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू ए स्टैंड स्टिल। पूरी स्टेट मशीनरी स्टैंड स्टिल पे आ गई। जो ब्रिटिशर्स सपोर्ट की आस रख रहे थे इंडियन से, वो सपोर्ट तो मिलना दूर की बात है, यहाँ का पूरा कामकाज ही ठप हो गया। चारों तरफ हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशंस, और लोग जो है वंदे मातरम गीत गाने लग गए, स्लोगन्स नारे लगाने लग गए। तो बहुत मुश्किल काम हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। एक तरफ तो वहां युद्ध के फ्रंट पे लड़े और यहाँ पे इंडिया को संभालना भारी काम हो रहा था। अच्छा, उनके पास क्या है, एक ही इलाज है, लीडर्स को पकड़ो जेल में डाल दो। तो ठीक है, अब के भी यही किया इन्होंने, लीडर्स को पकड़ा और जेल में डाल दिया। बड़े बड़े लीडर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जेल में डाल दिया। बट अब क्या हुआ था, एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी थी लीडर्स की। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स, अब जो ये नए लीडर्स थे वो उभर चुके थे, और उनमें से कौन कौन थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और जो कांग्रेस विमेन को पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी इस आंदोलन के अंदर, विमेन को कोई पोजीशन नहीं दे रही थी, वहां पे विमेन जो एक्टिव लीडर्स के रूप में उभरी, जैसे अरुणा असफ अली और मतंगिनी हाजरा फ्रॉम बंगाल, कनकलता बरुआ फ्रॉम असम एंड रमा देवी फ्रॉम उड़ीसा। तो ये छोटी छोटी जगह, असम अब कितना जो है बैकवर्ड एरिया था, उड़ीसा था, बंगाल तो चलो तो भी वहां पे रेवोल्यूशन अच्छे हो रहे थे। तो यहाँ पर जो विमेन जो है लीडरशिप उभर गई।
ठीक है, अब क्या करे ब्रिटिशर्स, तो अब तो कोई इलाज था ही नहीं। तो इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। अब 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। और फाइनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हो ब्रिटेन जो एक इतना पावरफुल नहीं रहा था जितना पहले था, तो अंत में उसको यही करना पड़ा कि जो पावर है वो ट्रांसफर करनी पड़ी, इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा था। तो उसके बाद आप जानते ही हो 15 अगस्त 1947 को फाइनली अपना देश आजाद हो गया ब्रिटिशर्स से, और फिर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये कहानी है आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।